की दूसरी लहर तेज दिख रही है। उत्तराखंड में दूसरी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून के इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया, कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है उत्तराखंड के, देहरादून के, और राज्य के कई अलग अलग जगहों में कई इलाकों में एक नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए। हरिद्वार महाकुंभ के बीच में कोरोना के मामले बढ़े हैं और बढ़ते मामलों से चुनौतियां बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते केसेस के बाद नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब कितना असर है, कितने केसेस नए आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, क्या मौजूदा स्थिति है उत्तराखंड की, बताने के लिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मौजूदा स्थिति के बारे में दर्शकों को बताएं कि क्या स्थितियां हैं, कहां-कहां नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए, लॉकडाउन किन-किन हिस्सों में है और नए केसेस कितने हैं। जी राजीव, देखिए अब लगातार 1 लाख से ज़्यादा संख्या उत्तराखंड में हो चुकी है कोरोना मरीजों की, और उसके बाद में अगर बात करें तो करीब ऐसे हरिद्वार और देहरादून में ऐसे 9 क्षेत्र हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। और लगातार संख्या में एक बार फिर से उत्तराखंड में बड़ा उछाल कोरोना की संख्या में होता जा रहा है और करीब 1 साल हो गया है। ये वही 1 साल है कि करीब इसी समय यानी पिछले साल अब बड़ी संख्या में लगातार कोरोना केसेस मिल रहे थे, लेकिन अब लगातार जब सामान्य स्थिति कोरोना की हुई उत्तराखंड में, उसके बाद में अब दूसरी लहर कोरोना ने सबको एक चुनौती दे दी है और सबके सामने मुसीबत खड़ी कर दी। आखिरकार इस कोरोना पर कैसे कंट्रोल हो। अब देश का आयोजन, सबसे बड़ा आयोजन और बड़ा आयोजन अब महाकुंभ हरिद्वार का हो रहा है, तो ऐसे में तमाम 12 राज्यों के जितने भी लोग श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं उनके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना तो अनिवार्य कर ही दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है राजीव, आखिरकार बढ़ते ही संक्रमण को कैसा रोका जाए। लगातार मौतें हो रही है और करीब 8 ऐसे जोन हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन यहाँ पर राजधानी देहरादून में बनाए गए हैं। एक ऐसा क्षेत्र हरिद्वार में है जहां पर पूर्ण रूप से कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है एक क्षेत्र में। तो करीब ऐसे 9 क्षेत्र हैं जहां पर हरिद्वार देहरादून में 9 क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है और लगातार अब कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जरूर माना जाए कि एक सख्ती सरकार की जरूर चल रही है। राज्य के तमाम जितने भी चेक पोस्ट है जहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन बढ़ती संख्या पर कैसे अंकुश लगा सके ये एक चिंता का सवाल है। और लगातार जिस तरह से लोगों का रुख उत्तराखंड की तरफ हो रहा है और राज्य सरकार दावा इस बात का कर रही है कि टेस्टिंग प्रक्रिया वो सफल हो रही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा सवाल है विवेक, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जो बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा है, वो हजारों में है, तो टेस्टिंग क्या बढ़ी है पहले की तुलना में या टेस्टिंग की रफ्तार उतनी ही है? राजीव, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि बीच में जब सामान्य स्थिति उत्तराखंड में हुई थी या फिर अन्य प्रदेशों में हुई थी, उसका एक कारण ये था कि टेस्टिंग प्रक्रिया धीमी थी। इस वजह से थोड़ी सामान्य जो गति थी कोरोना के मरीजों की मिलने की वो थोड़ी कम पाई गई थी, उसी को लोग सामान्य स्थिति समझकर चल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से अब उत्तराखंड के हरिद्वार में तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार ने सख्ती बरतते हुए टेस्टिंग प्रक्रिया को तेजी उसमें लाई है। तो इसी वजह से लगातार संख्या में एक बार फिर से उछाल हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि करीब उत्तराखंड की 25 चेक पोस्ट है जहां से अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग उत्तराखंड में एंटर करते हैं, तो वहां पर सख्ती तो जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी होती है पूर्ण रूप से बिल्कुल विफल है। और यही वजह है कि जितने भी टेस्टिंग प्रक्रिया में आने वाले लोग हैं उनकी टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वो उसके बाद में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन उस पॉजिटिव होने के बाद में वो लोगों का रुख कहाँ हो रहा है, कितने लोगों को वो संक्रमित कर रहे हैं, उसके बाद में उनका कोई भी ठोस ठिकाना नहीं पता चलता है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी जो थी वो पूरी अधूरी है, लेकिन अब देश का सबसे बड़ा आयोजन सवाल विनोद फिर यहीं से उठेगा कि अधूरी तैयारियों से कैसे अंकुश लगाएंगे बढ़ते कोरोना पर। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या उस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, उस व्यवस्था से जुड़ी हुई है जो स्वास्थ्य महकमे की है, जो बेहद कमजोर और जर्जर दिख रही है। स्थितियां अगर ऐसी रही तो कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा, सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन लगवाने के लिए ओम प्रकाश ने अपील भी की है। मुख्य सचिव ने सभी से अपील भी की कि वो खुद भी वैक्सीन लगवाएं और अन्य लोगों को वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील की कि अन्य लोग भी वैक्सीन लगाएं, किसी भ्रम में ना पड़े। तो चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगाई और लोगों से भी अपील की कि वैक्सीन लगाए। ये वो तस्वीरें, ये वो विजुअल्स, मुख्य सचिव खुद वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे, मुख्य सचिव ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील की कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि संक्रमण से मुक्त हो सके।
वैक्सीन लगवाने के लिए सीएस ओम प्रकाश ने सभी से अपील की है। और अब खबर हरिद्वार से, पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की पेशवाई है आज और सुबह 9 बजे भूपतवाला से शुरुआत होगी। पेशवाई की शुरुआत आपको बता दें कि इसकी हो चुकी है। दूधाधारी चौक, भीमगोड़ा, हर की पैड़ी से गुजरेगी ये पेशवाई। तो महेश्वर दास करेंगे पेशवाई का नेतृत्व। और हरिद्वार की उत्तराखंड की अगर हम संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो उसकी झलक इसमें देखने को मिल रही है। तो ये पेशवाई, इससे पहले जो पेशवाइयाँ हुई हैं वो उसमें उस अखाड़े से जुड़ी हुई जो खासियत है वो देखने को मिल रही है। जो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो पिछली सुनवाइयाँ हुई, जो पिछली पेशवाइयाँ हुई, उसमें हमने देखा कि चाहे वो कुमाऊं की संस्कृतियाँ हो, चाहे वो गढ़वाल की संस्कृति है, वो देखने को मिली। रोहित शिकोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, 9 बजे शुरुआत होनी थी पेशवाई की, क्या उसकी शुरुआत हो गई है और कैसा नजारा है, आप दिखाएं। मैं बताना चाहूंगा राजीव की पेशवाई जो अब तक निकली है उसमें मांगलेश्वर, मगर इस बार उत्तराखंड या देश की जो चीजें हैं उनका फोटो भी दिखाई जा रही है, उनकी प्रदर्शनियां भी बनाई गई है और झांकियां बनाई गई है और तिरंगा और केदारनाथ मंदिर और जो ऐतिहासिक चीजें हैं उत्तराखंड की और देश की वो सब बनाई गई है। क्योंकि अखाड़ा, हर एक अखाड़ा अपनी पेशवाई में अलग से करना चाहता है कि बड़ा अखाड़ा उदास सिंह ने भी अपने आप को अलग किया कि इनके हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात और जनखित जो बनाई गई है, तिरंगी बनाई गई है, केदारनाथ मंदिर की बनाई गई है और बहुत सुंदर झांकियां बनाई गई। जो रोहित, अभी जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, अगर संभव हो तो आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि कैसा दृश्य वहां पर है और अभी जो पेशवाई कहां पर पहुंचे एग्जैक्टली और कब तक पहुंच जाएगी हर के पैड़े पर जहां पर समापन होना है इस पेशवाई का। बड़ा उदासीन पंचायती में जहाँ से पेशवाई शुरू हो गई, अभी वहाँ पूजन पाठ चल रहा है और तैयारी हो रही है। अभी टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटे बाद यहाँ से पेशवाई प्रारंभ होगी और जो शहर के मुख्य मार्ग है वहाँ से होती हुई जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था थोड़ा उसमें परिवर्तन किया है, कुछ रास्ते बंद किए जाएंगे और कोरोना को देखते हुए अखाड़ा पंचायती अखाड़े ने कुछ लोगों को मास्क भी बांटे हैं जिससे कोरोना से बच सके और 2 फुट दूरी रखने की भी बात कही है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी ये पेशवाई निकलना बाकी है, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि भूपतवाला में ये पूजा पाठ चल रहा है। पूजा पाठ जो है चल रहा है, उसके बाद ये पेशवाई निकलेगी। आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जंगली हाथी और दूसरे वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे में उनको रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर लंबी फेंसिंग वॉल तैयार की गई है। शनिवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार पहुंचकर फेंसिंग वॉल का लोकार्पण किया और बड़ी संख्या में मौजूद वन अधिकारियों और कर्मचारियों को कुंभ मेले में पूरी निष्ठा से ड्यूटी करने की शपथ भी दिलाई। दक्षद्वीप पर बने गंगा वाटिका में हुए लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ये कहा कि जंगली जानवरों को मेला क्षेत्र में आने से रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे रोकने के लिए 42 किलोमीटर लंबी फेंसिंग वॉल बनाई गई है और इसमें कई चौकियां हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। हरिद्वार महाकुंभ की विधिवत शुरुआत के साथ ही कुंभ में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। महज 4 दिन के भीतर कोरोना के 300 मामले सामने आ चुके हैं। कुंभ की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुंभ में श्रद्धालुओं और संतों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। शंकराचार्य चौक स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। मेला प्रशासन ने सभी साधुओं को आइसोलेट कर दिया, साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। पिछले 3 दिनों 4 दिनों की बात करते हैं तो लगभग 300 से लोग ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन सभी की सभी में कोई एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है और किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो यात्री थे, जो पिछले पाए गए गुजरात के यात्री थे, उनको जरूर मेला अस्पताल में, बर्फानी अस्पताल में रखा गया है। कुंभ में अब हर दिन साधुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है।
कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग बढ़ाई गई, जिस वजह से कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिन के भीतर ही धर्मनगरी में 300 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अभी तो कुंभ की शुरुआत है, अगर स्थिति यही रही तो धर्मनगरी में कोरोना बम फूटने से कोई नहीं रोक सकता। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। मतलब सब उपचुनाव के करते हैं। सल्ट उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही है, और इसी पर सांसद अजय भट्ट से बात की हमारे दिल्ली से संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड के सल्ट सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं और इसमें कई सारी जिम्मेदारियां बांटी गई हैं और अजय भट्ट को भी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ बातचीत के मौजूद है। सर, आपको भी कई सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? अगर बात करें तो लगातार वहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि हमारी जीत होगी, खुद उनके प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए किसी को मना ही नहीं है, वो देखते रहें और परिणाम बता देगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और भारी बहुमत से हम सल्ट की सीट को जीतने वाले हैं। और यदि हमारे छोटे भाई सुरेंद्र सिंह जी जिंदा होते तो ये 22 तक हमारे पास ही रहनी थी। कांग्रेस को तो अपना प्रतिनिधि उठाना भी नहीं चाहिए था। माननीय हरीश रावत जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने उस समय कहा भी था कि हमको इस समय कोई अपना उम्मीदवार नहीं उठाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता बूथ तक हैं। कोई अगर पार्टी अगर आज भारत में है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रम देते रहती है और दे रही है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बूथ हमारे सक्रिय हैं। बूथ जीता चुनाव जीता, ये हमारा स्लोगन है। इसलिए बूथ जिसके सक्रिय हैं वो चुनाव 100% जीतता है। सर, एक सवाल और है। उत्तराखंड में कोविड के कई सारे केसेस भी निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से अब RT-PCR रिपोर्ट जरूरी हो गई है उत्तराखंड में प्रवेश के लिए, उत्तराखंड में कई सारे होटल्स की बुकिंग अब कैंसिल हो रही है, पर्यटकों का आवागमन कम हो रहा है, लग नहीं रहा पर्यटन को नुकसान हो रहा है। पर्यटन को नुकसान पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, हम इसको स्वीकार करते हैं, परंतु अब गाइडलाइन को मानना भी बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन से बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये नैनीताल से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, जिनका कहना है कि सल्ट विधानसभा में हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पे उपचुनाव हम जीतेंगे। वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। बात करते हैं जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड में जंगलों की आग का तांडव देखने को मिला है। एक दिन में आग की चपेट में करीब 62 हेक्टेयर जंगल, करीब 30 लाख से ज्यादा की वन संपदा जलकर राख हो गए और आग को रोकने के लिए 10 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। वन विभाग की ओर से बनाए गए नोडल अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। तो उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और वन विभाग में कुछ हरकत अब दिखी है, कुछ हलचल अब दिखी है और छुट्टियां अधिकारियों की रद्द कर दी हैं। जब ये हजारों हेक्टेयर की जो जंगल है वो जल चुके हैं, करीब 30 लाख से ज्यादा की वन संपदा जल चुकी है, 62 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं और अब जाकर छुट्टियां रद्द की गई हैं। जंगलों में आग लगी हुई है और दिल को दुखा देने वाली कुछ तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई हैं। सबसे पहले आपको नैनीताल की तस्वीरें हम दिखाते हैं। आप नैनीताल में लगी हुई जंगलों में आग को देख सकते हैं और आग के लपटों को आप देखें जो सब कुछ जला रहे हैं। सब कुछ जल रहा है। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए यहाँ पर वन विभाग भी है, फायर सर्विस विभाग भी है, पुलिस की टीमें भी हैं जो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और आसपास के जंगलों में आग की वजह से वन्य जीव, वन संपदा सबको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद हरिद्वार की आप तस्वीरों को देख रहे हैं। हरिद्वार कुंभ चल रहा है। कुंभ क्षेत्र में मनसा देवी की पहाड़ियों में भी भीषण आग लगी हुई है। मौके पर पहुंचकर वन विभाग और कुंभ मेला प्रशासन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देखिए, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। बात अगर अल्मोड़ा की जाए तो वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक अप्रैल महीने में केवल 70 घटनाएं आग की हो चुकी हैं। हालांकि वन महकमे को केवल 70 लग रही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा घटनाएं। एक भी घटना कैसे हुई, सवाल ये, क्योंकि ये फायर सीजन नहीं था, उसके बाद भी 70 घटनाएं कैसे हुई। 70 हेक्टेयर वन भूमि यहां जल गई है और हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तो डरा देने वाली तस्वीरें और दुखदायी तस्वीरें। और अब आपको कोरोना का अपडेट देते हैं। देश का कोरोना का अपडेट। 24 घंटे में देश में 93,249 नए केसेस सामने आए। 93,249 नए पॉजिटिव केसेस बीते 24 घंटों में। बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से 513 लोगों की मौत भी हुई है। ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। देश का कोरोना का आंकड़ा है 90,000 पार। 93,249 नए केसेस आए हैं एक दिन में। 24 घंटे के ये आंकड़े
एक बार फिर से बात करते हैं जंगलों में लगी हुई आग की, क्योंकि उत्तराखंड के कई जिले आग की चपेट में है। कई जगह पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग गांव तक पहुंच चुकी है, तो कई जगहों पर लोग आग की चपेट में आकर झुलस भी गए हैं। दिखाते हैं आपको देवभूमि में अग्नितांडव। गर्मी क्या बढ़ी, उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल उठे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास के इलाके में जंगल में आग लगी। गंगोत्री में तो लोगों के घरों के करीब तक आग पहुंच गई है। लोगों की माने तो पिछले 5 दिन में जंगल धू धू कर जल रहे हैं। मगर वन महकमा इससे बेखबर। जंगल में लगी आग के कारण जहां लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है, तो वहीं जीव भी इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ के जंगल भी आग में झुलस रहे हैं। कनाली छिना ब्लॉक के जंगल में आग लगी हुई है। ग्राम पंचायत के पनखोली में जंगल बुरी तरह से जल रहे हैं। आग में जलते इस पेड़ को देखकर अग्नि तांडव का अंदाजा लगा सकते हैं। आग की चपेट में आकर 2 युवक भी झुलस गए, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है। आग में जलते ये जंगल बटकोट के हैं। देखिए जंगल कैसे धू धू कर जल रहा है। पौंटी गांव के आसपास के जंगल में आग लगी हुई है। आग की चपेट में आकर पशुपालकों के 3 छप्पर भी जल गए। तो वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तक आग पहुंच गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से उठने वाले धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वन विभाग के ढुलमुल रवैये को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी है। एबीपी गंगा के लिए बटकोट से हिमांशु, उत्तरकाशी से दिग्बीर के साथ पिथौरागढ़ से योगेश की रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ की विधिवत शुरुआत के बाद भी सरकारी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर अधूरी तैयारियां। कुंभ मेला प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। कोविड जांच केंद्र पर बने महिला शौचालयों में दरवाजा तक नहीं है, तो वहीं महिलाओं को पुरुषों के शौचालयों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा ने जब अधिकारियों से बात की तो वो गोल मोल जवाब देने लगे हैं। आप हकीकत देखिए। नारसन बॉर्डर पर व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। टॉयलेट पर महिलाओं के टॉयलेट में गेट तक नहीं है। ये आपने कैसी व्यवस्था की है? क्या करते? एसपी देहात ने लक्सर में यूपी से लगते हुए बॉर्डर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसका जायजा लिया। दरअसल कुंभ की एसओपी जारी होने के बाद अब उत्तराखंड में एंट्री करने वाले लोगों की कोविड की 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, तो उसकी जांच की जा रही है। अधिकारी इसी कड़ी में पहुंच रहे हैं। कोविड रिपोर्ट जो है वो साथ लेके आनी है आरटीपीसीआर। अगर वो नहीं है तो उन वाहनों को हमारे द्वारा वापस भी कराया जा रहा है और बाकी एंटीजन टेस्ट भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो उसमें क्या व्यवस्था किस तरीके से कराई जानी है, क्योंकि आगे भीड़ और बढ़ने की संभावना है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल पौड़ी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जिले की विकास की योजनाओं पर प्रगति पर बात हुई। चुफाल ने कहा कि सड़कों की खस्ता हालत की शिकायतों को लेकर अधिकारियों को तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंदर समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उस पर सभी अधिकारी थे, सभी अधिकारियों के विभाग के अधिकारियों पर चर्चा हुई। रुड़की के सरकारी अस्पताल से रिटायर्ड और ट्रांसफर ले चुके स्वास्थ्यकर्मी सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं है। कई बार नोटिस दिया जा चुका है, मगर ये आवास छोड़ने को तैयार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अब सख्त रुख अपनाया जा रहा है और आवास खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।